15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया। अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं। सरकार की सवारी, किसकी खटारा गाड़ी? गरीबी बेरोजगारी का प्रदूषण, लालू तेजस्वी के पास विजन। 20 साल मौका नीतीश कुमार जी को मिला है। अब नीतीश कुमार जी ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। अब बिहार को नया मॉडल की जरूरत है। पलटा पलटी वाली सरकार, नीतीश पर वार लगातार। गिरिराज का गब्बर प्रहार, याद दिलाया जंगल राज। उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं। वो तो बैलगाड़ी वाले थे। ये खटारा नहीं है, ये बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सोच और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट वाली सरकार है। लालू मॉडल पर निशाना, लालटेन युग में नहीं जाना। तो लालू यादव जी, आपके बेटे आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है। अब लालू जी का मॉडल आज का नौजवान कोई नहीं लेगा। बिहार में लड़ाई भारी, बैलगाड़ी वर्सेस खटारा गाड़ी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं विशाल पांडे। रात के 8 बज चुके हैं और बात कर रहे हैं हम बिहार के सियासत की, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासत और जंग दोनों में जीत के लिए एक हथियार कॉमन है। अगर प्रतिद्वंदी को मुकाबले में हराया ना जा सके तो उसके बारे में इतना भ्रम फैला दो, इतना सस्पेंस खड़ा कर दो कि वो उसी से निपटने में अपनी ताकत गंवा दे। बिहार के चुनावी साल में यही राजनीति परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है और केंद्र में है नीतीश कुमार और उनकी सरकार। कुछ दिन पहले नीतीश के बेटे निशांत को लेकर खूब हवा उड़ी। अब जेडीयू के सांसदों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच आरजेडी ने खटारा गाड़ी वाला मुद्दा भी उछाल दिया है, जिसे काउंटर करने में जेडीयू और बीजेपी दोनों जुट गई हैं। याद कीजिए, 2 दशक पहले भी बिहार में ऐसे ही जोरदार हमलों के बाद लालू राबड़ी राज का अवसान हुआ था। तो क्या बिहार का विपक्ष इस बार भी उसी फॉर्मूले को अपनी जीत का हथियार बनाना चाहता है? ये पूरी रिपोर्ट देखिए और बिहार के सियासी तापमान को खुद समझिए। बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में आजकल ये कार्टून सुर्खियों में है। शीर्षक है, बिहार में अब नहीं चलेगी 15 साल पुरानी खटारा गाड़ियां, रोड पर दौड़ाया तो भरना होगा फाइन। नीचे लिखा है, भैया चलो अब इस 20 साल पुरानी खटारा सरकार को भी हटा देते हैं। इसी कार्टून को ट्वीट करते हुए लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है और जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है। जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी पे सवार होना चाहती है। बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को खत्म करने का फैसला लेते हुए कहा था कि बिना री रजिस्ट्रेशन के ऐसी गाड़ियां चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इसी फैसले को अपने सियासी वार के लिए औजार बनाते हुए तेजस्वी ने 20 साल पुरानी नीतीश सरकार को खटारा गाड़ी ठहरा दिया। खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। तेजस्वी के वार पर सत्ता पक्ष ने भी दनादन पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खटारा गाड़ी के जवाब में बैलगाड़ी वाला जुमला सुना दिया।
उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं। वो तो बैलगाड़ी वाले थे। ये गाड़ी है, अभी इतनी गाड़ियां हैं, ये खटारा नहीं है। ये बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सोच और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट वाली सरकार है। जैसे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। अब लोग धक्का-धक चल रहे हैं, अब फटाफट काम कर रहे हैं। हमला डायरेक्ट नीतीश पर हुआ था, इसलिए जेडीयू का जवाब भी जरूरी था। मोर्चा संभाला जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने और सीनियर जूनियर का मुद्दा उठाते हुए पार्टी का इरादा भी साफ कर दिया। जब उनकी सरकार थी तो थाना में खटारा गाड़ी था, धक्का मार के चलता था, पता है ना। अगर घर में कोई सीनियर आपके हैं और काम कर रहे हैं, उनको क्या कहिए खटारा गाड़ी हो गए, हटा दीजिए। ये सोच की बात है। हम लोगों के लिए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और लोगों को विश्वास नीतीश कुमार जी को। दरअसल तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। एक तरफ वो नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी तरफदारी करते फिर रहे हैं। आरजेडी के एक विधायक मुकेश रोशन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि जेडीयू के 12 में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। रणनीति साफ है, जेडीयू में बीजेपी का खौफ पैदा कर एनडीए में दरार डालना। और वहां ठगे हुए महसूस कर रहे हो। एकनाथ शिंदे का जिस तरह से हुआ है, उसी तरह इनका भी हाल इनके दल के लोग ही करने जा रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो उसे लालू तेजस्वी की अगुवाई वाले विपक्ष का सामना करना है और दूसरी ओर बार बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार को अपने खेमे में बनाए रखना है। इसीलिए पार्टी के बड़े नेता खुलकर नीतीश पर भरोसा जता रहे हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। जहां तक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का सवाल है, तो वो फिलहाल नीतीश कुमार पर सीधा हमला तो नहीं कर रहे, पर चुनाव में पार्टी की जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। आरजेडी को अपने नेता लालू और तेजस्वी से उम्मीद है। लालू मॉडल का सहारा है, लेकिन गिरिराज सरीखे नेता जो लालू राबड़ी राज देख चुके हैं, उनके पास लालू विरोधियों को अपने पाले में लाने का पुराना आजमाया हुआ अचूक मंत्र है, जंगल राज। वो जंगल राज जिसमें गब्बर सिंह की कहानियां सुनाई जाती थी। अब लालू जी का मॉडल आज का नौजवान कोई नहीं लेगा। उस समय लोग जैसे कहते थे बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ रहा है, वैसे ही अब लोग कहेंगे बेटा भूल करके भी मत लालू जी के मॉडल को देखना, नहीं तो बिहार में शाम के पहले घर वापस आ जाना पड़ता था। वही मॉडल इनका असली मॉडल है और ये यहाँ एनडीए की सरकार है, एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। इस साल के अंत तक बिहार में नई सरकार का फैसला हो जाएगा। 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी ने 79, बीजेपी ने 78, जेडीयू ने 45, कांग्रेस ने 19 और लेफ्ट ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया था। मतलब सीटों के तराजू पर आरजेडी और बीजेपी दोनों का पलड़ा करीब करीब बराबर है और इसीलिए दोनों ही पार्टियों के लिए नीतीश फैक्टर ही सबसे अहम है। तो आपने देखा बिहार का सियासी पारा, और अब बात हाथी के माया लोक की कर लेते हैं, क्योंकि जिस भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने पहले उत्तराधिकारी और फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, उसे आज सभी पदों से हटा दिया है। आकाश आनंद पर उनकी बुआ की यह गाज ऐसे समय में गिरी जब लगातार ये खबरें आ रही थी कि बुआ और भतीजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस बात का है कि आखिर मायावती के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ बीएसपी का गिरता जनाधार है, तो दूसरी तरफ भतीजे पर लगातार हो रहा एक्शन।
सभी साथी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 धरना सेठों ने तरक्की करी है पिछले 10 सालों में। हमारे 80 करोड़ की जनता आज भी गरीब है। क्या मायावती को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? क्या हाथी का माया लोग समझ से परे है? ये सवाल इस वक्त बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देने वाले हर बीएसपी कार्यकर्ता के दिलो दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ सभी पदों से छुट्टी कर दी है। मायावती के इस फैसले ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि मायावती ने आकाश पर सिर्फ गाज नहीं गिराई, बल्कि यहां तक कह दिया कि मरते दम तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मतलब साफ है कि बुआ को अपने भतीजे पर भरोसा नहीं है और वो पार्टी की कमान अपने हाथ में रखना चाहती हैं। दरअसल बीएसपी ने रविवार को लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई थी, जिसमें बीएसपी के देश भर के पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए। सियासी गलियारों में यहाँ तक चर्चा है कि बुआ और भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मायावती ने कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद के ससुर और कई राज्यों के प्रभारी रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जो एक तरह से आकाश के लिए भी चेतावनी थी, लेकिन आकाश नहीं संभले, जिसके बाद बुआ भतीजे के बीच का विवाद बढ़ता चला गया। अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर और पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और अब अपने भाई आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नया नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। लेकिन मायावती के इस फैसले से सिर्फ बीएसपी के कार्यकर्ता ही नहीं, दूसरे तमाम राजनीतिक दल भी हैरान हैं। मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा। क्योंकि 8 महीने में आकाश पर उनकी बुआ की तरफ से गिराई ये दूसरी गाज है। इससे पहले 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के बीचों बीच मायावती ने आकाश आनंद के सीतापुर में दिए गए एक बयान के बाद उन्हें अपरिपक्व बताते हुए अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया था। हालांकि 47 दिन बाद फिर से जून 2024 में मायावती ने बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आकाश ने अपनी बुआ मायावती के पैर छूकर तब आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि मायावती पार्टी के गिरते जनाधार को लेकर चिंतित हैं और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में रखना चाहती है। मायावती जी बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं, पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। ऐसे इस बात से समझ सकते हैं कि मायावती 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही। पहली बार 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी, दूसरी बार 21 मार्च 1997 को सीएम बनी, तीसरी बार 3 मई 2002 को और चौथी बार 13 मई 2007 को मुख्यमंत्री बनी। मतलब यूपी में सबसे ज्यादा शपथ लेने का रिकॉर्ड मायावती के पास है। लेकिन मौजूदा सच ये है कि यूपी में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है। यहां तक कि विधान परिषद तक में बीएसपी का झंडा बुलंद करने वाला कोई नहीं है। 403 विधानसभा वाले यूपी में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है। जिस दलित वोट को बीएसपी का कोर वोटर माना जाता था, उसका भी करीब करीब मोह भंग हो चुका है। सिर्फ जाटो वोटर ही बीएसपी के साथ हैं। इसी का नतीजा है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22.23% वोट मिले थे, लेकिन 2022 के यूपी चुनाव में ये वोट प्रतिशत गिरकर 13% पर आ गया। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में
यूपी में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 10 सीटें भी जीती। लेकिन 2024 में ये वोट प्रतिशत 9.39 ही रह गया और पार्टी का खाता तक नहीं खुला। इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। पार्टी को उम्मीद थी कि आकाश आनंद के आने से युवा वोटर उससे जोड़ेगा, जिसका फायदा बीएसपी को होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल बुआ ने भतीजे को अपनी हनक दिखा दी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि मायावती को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में सस्पेंस से सामना, क्योंकि महाराष्ट्र में मामला गड़बड़ चल रहा है। उद्धव की सेना सामना को हथियार बनाकर शिंदे गुट पर निशाना साध रही है, लेकिन फडणवीस की जमकर तारीफ भी कर रही है। वहीं एक सियासी खिचड़ी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच भी पक रही है। महाराष्ट्र में चुनाव का कोई सीन नहीं है, फिर भी सियासी हलचल बढ़ी हुई है, जिसकी तपिश को टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। क्योंकि उद्धव गुट सामना को हथियार बनाकर शिंदे गुट पर लगातार सियासी तीर दाग रहा है और महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे गुट को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोनों गुटों में तल्खी तो पहले से थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में यह तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सामना के लोग बैक टू बैक शिंदे पर फायर कर रहे हैं। शिंदे जी को पहले हिंदुत्व का ट्रेनिंग देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या सवाल करना चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए। आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि उद्धव गुट शिंदे को कमजोर इसलिए बता रहा है ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव की सेना बची रहे और मजबूत नजर आए। क्योंकि एक तरफ शिंदे पर सामना हमलावर है, वहीं देवेंद्र फडणवीस पर रुख एकदम नरम है, जो बताता है कि कहीं न कहीं कुछ तो पक रहा है। अमित शाह जी उनको जरूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। जो सामना पहले बीजेपी पर हमलावर होता था, उसका रुख शिंदे की तरफ मोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे इन बयानों से समझ सकते हैं। क्योंकि सामना में लिखा है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच संबंध तनावपूर्ण है, जिससे राज्य के विकास में बाधा आ रही है। शिंदे गुट पर हमले की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सामना में यहाँ तक लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे से वादा किया था कि 2024 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन चुनाव के बाद ये वादा पूरा नहीं हुआ, जिससे शिंदे को धोखा महसूस हो रहा है। एक तरह से उद्धव गुट अपने मुखपत्र सामना के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शिंदे का दौर अब समाप्त हो गया है। सामना के जरिए उद्धव गुट ने यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी को शिंदे की जितनी जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है और भविष्य में बीजेपी शिंदे की पार्टी को भी तोड़ सकती है, जैसा उसने दूसरे सहयोगी दलों के साथ किया। उनको मेरा कहना है कि रात को जो आप नशा करते हैं, बहुत सस्ती नशा करते हैं, उसका अमल ज़्यादा 12-2 बजे तक दिन में रहता है। उसी नशा के अमल में उनको रात में सपना आता है और सपने में सिर्फ एकनाथ शिंदे उनको दिखते हैं, इसीलिए इसी तरह की बातें वो करते हैं। संजय राउत अब खत्म हुआ है, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को भी खत्म किया है। वहीं सामना के हमलों को जानकार ऑपरेशन टाइगर के पलटवार के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से शिंदे गुट इस तरह का माहौल बनाने में लगा है कि उद्धव गुट के कई सांसद और विधायक उसके संपर्क में हैं। लेकिन जहां एक तरफ उद्धव गुट सामना से शिंदे गुट की घेराबंदी कर रहा है, वहीं एक सियासी खिचड़ी ठाकरे ब्रदर्स में भी पकती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पिछले 3 महीनों में 3 मुलाकातें हुई हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में दरार की अटकलों के बीच ठाकरे भाइयों के बार बार मिलने जुलने से
सियासी हलकों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले एमएनएस और उद्धव गुट अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।